हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कंफ्यूज वर्ड्स हैं जिनको होमोफोन्स भी कहते हैं हम, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चे। लाइफ हो या तो हमारी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी काम को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर। अगर आपके माइंड में या किसी भी काम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। देखिए बच्चे, वो इनिशिएटिव स्टेज पर ही आपको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर है सबसे पहले एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको देखना है एक्सेप्ट किसे कहते हैं। स्वीकार करना, कोई चीज आपने एक्सेप्ट कर ली, मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो यानी कि विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट। यस, एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर है ये एक्सेप्ट का मतलब किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी की बात को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट था, ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चे के अलावा, यानी कि उसके अलावा उसने सारे, एक्सेप्ट दीज सम्स ही हैज डन ऑल द सम्स। इनके अलावा इसने सारे सम्स कर दिए। या फिर यूं कहिए कि एक्सेप्ट राम ऑल कम हेयर, कि राम के अलावा, किसी भी बच्चे का या किसी इंसान का नाम है, एक्सेप्ट राम ऑल कम हेयर, राम के अलावा यहाँ सभी आए। इस तरह के सेंटेंस आपको यूज करने हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, यानी कि राम के अलावा, राम के अलावा। हिंदी में है राम के अलावा, यहाँ पर सभी आए। राम के अलावा यहाँ पर सभी आए, सभी, ये भी दिखाई दे रहा है राम के अलावा यहाँ पर। ओके, मैं इसको थोड़ा देखती हूँ बच्चे, इसको मैं राम के अलावा, यहाँ सभी आए, इस तरीके से। ठीक है, राम के अलावा यहाँ सभी आए, आप ऐसे इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जब किसी इंसान के, किसी के पास, ये कहते नहीं कि यार मैं तो उस बंदे को नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट दैट। Suppose you have some urgent piece of work, but you don't know about that person, where he lives, who is he. You don't know. You don't have no knowledge about him or her. जीरो नॉलेज है आपको उसके बारे में, आप नहीं जानते हो कुछ भी। बट आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यानी कि आपको काम है, अर्जेंट वर्क है, लेकिन किसी ने बताया कि उस पर्सन से ही वो काम रिलेटेड है आपका। तो क्या करोगे आप, यही तो कहोगे आई हैव नो एक्सेस टू हिम, मेरी उससे कोई पहुंच ही नहीं है, मैं उसको जानती ही नहीं हूं, काम कैसे करवाऊंगी। तो आई हैव नो एक्सेस टू हिम। पहुंच होना मतलब कहने का ये है कि पहुंच होना, कि जैसे कि हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि अच्छा उसने हमें रिकमेंड किया कि आप वहां जाओ, तो हम बताते हैं जाकर के। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हमें रिकमेंड कर देता है, हमारे बच्चे छोटे हैं, किसी ने बोल दिया कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, तो इस तरीके से रिकमेंड किया, आप नहीं जानते थे। तो ऐसे ही एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना। उसने बताया, किसी सेकंड पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने आपको बताया कि आप वहां चले जाओ। एक्सेस का मतलब ये होता है पहुंच होना। नेक्स्ट है बच्चे एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिक। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर किसी ने ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है, ओवर ईटिंग का मतलब समझते हो ना, ज्यादा खाना खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा,
तो इसलिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अपनी लाइफ में इस वर्ड को, इस लाइन को बोलते भी हो कि किसी भी चीज की एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ इज बैड। लाइफ में किसी भी चीज की अगर अधिकता हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो क्या होगा? अगर बैड ही होगा, हार्मफुल होगा। अगर प्यार ज्यादा है तो समझ लीजिए किसी इंसान ने आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, तो वहां पर समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ ना कुछ काला है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान जब आपसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करता है तो समझ जाइए कि वो आपका शुभचिंतक नहीं है। ये 101% है। और अगर आपको कोई ये कहे कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तो वो भी सही नहीं है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, पहले उसको सुनिए, समझिए, तब जाकर उस पर फेथ कीजिए। एकदम नहीं, किसी पर एक्सेस में ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए कहा है कि किसी भी चीज की एक्सेस हो जाना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो क्या होता है? बुरा होता है। हर चीज की अधिकता बैड है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ये है बच्चे यहाँ पर नाउन। क्या है ये? नाउन। और ये है वर्ब। क्या है? वर्ब है बेटा ये। वर्ब यानी कि एडवाइस का मतलब होता है ही गेव अप स्मोकिंग एट योर। ओके बच्चे, ये है यहाँ पर और ये यहाँ पर रॉन्ग है। ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। स्मोकिंग वर्ड है यहाँ पर, उसकी सलाह से। एट योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह पर उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया। एट योर एडवाइस, क्या बोलेंगे यहाँ पर? तुम्हारी सलाह पर उसने, यहाँ पर है बच्चे, ही गिव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, और स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग करना एट योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह पर। और एक एडवाइस होता है सलाह देना। ओके, ये नाउन है यहाँ पर। क्या है ये? मैं आपको बता देती हूँ, ये नाउन है यहाँ, और ये है वर्ब। ओके, एडवाइस यहाँ पर है बच्चे, ये ऐसा लगेगा यहाँ पर। एडवाइस है सलाह देना। आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, मैंने उसको स्मोकिंग छोड़ने के लिए सलाह दी। एडवाइस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पर बच्चे। क्या है ये? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पर गिव सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इस दोनों ही सेंटेंस में आप फर्क देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर वर्ब हमारी गिव है, गिव अप। स्मोकिंग एट योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह पर उसने स्मोकिंग छोड़ दी। और नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर कि आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दी किस चीज की? स्मोकिंग छोड़ने के लिए। आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप, यहाँ पर गिव अप बाद में आया है, टू के बाद, और क्या करने की? स्मोकिंग को छोड़ने की। तो आपको समझना ये है यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर गिव अप पहले आया है, गिव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस, ये है सलाह, ओनली सलाह। क्या है ये वर्ड? ओनली सलाह। और ये है सलाह देना। क्या है बेटा? ये सलाह देना, कि मैंने उसको सलाह दी। तो ये क्या होगा? देना वर्ब है यहाँ पर, यानी कि हमारी क्रिया है। नेक्स्ट है बेटे बेयर। बेयर का मतलब होता है सहन करना। बियर नहीं होता, बियर तो वही एनिमल वाला, भालू, ये बेयर बोलते हैं। आई कांट बेयर यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती। यार तुम इतने बोरिंग पर्सन हो कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो वही है बेयर, सहन करना। ही बेयर्स पेन वेल, उसको दर्द था, उसने सहन किया, उस दर्द को उसने सहन किया। किसी चीज को, किसी दर्द को, किसी पर्सन को सहन करना, किसी सिचुएशन को सहन करना। तो यानी कि यहाँ पर उसने दर्द को सहन किया। किसको? दर्द, दर्द सहन।
नेक्स्ट है बियर। बियर क्या होता है बच्चे? आई एडवाइस यू नॉट टू टच बियर। मैंने तुम्हें बियर को टच न करने की सलाह दी थी। आई एडवाइस यू, यहाँ पर ये भी वर्ब है बच्चे। और बियर का मतलब क्या होता है? जो ड्रिंक होती है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जिसको हम बूज बोलते हैं, बूज यानी कि ये वही वर्ड है, ये बियर, ड्रिंक करना। आई एडवाइस यू नॉट टू टच बियर। मैंने तुम्हें सलाह दी थी बियर को टच ना करने की, छूने की। ओके, तो ये वो वाला वर्ड है। आई यहाँ पर मैं हो जाएगा बच्चे, मैंने तुम्हें सलाह दी थी। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। मैंने तुम्हें बियर को टच न करने की सलाह दी थी, इस तरीके से। नेक्स्ट है बर्थ। बर्थ होता है जन्म, जन्म लेना। लेट हिम नो योर डेट ऑफ बर्थ, कि तुम उसे उसकी डेट ऑफ बर्थ तो बता दो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो जानना चाहता है। लेट हिम नो योर डेट ऑफ बर्थ, कि उसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जाननी है, बता दो उसको। ओके, लेट का मतलब होता है दो। लेट हिम नो, उसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जानने दो। वैसे तो इसका मतलब, लेट का मतलब ही जब हम यूज करते हैं दो होता है, अगर हम एज ए ग्रामेटिकल यूज करें। बट हेयर अगर हम सेंटेंस की बात करें कि सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोलना है, तो यहाँ पर है कि उसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ को, तुम उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। ओके, लेट हिम नो योर डेट ऑफ बर्थ, ये जानना चाहता है, वह तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता है, उसे बता दो। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चे बर्थ। बर्थ, ये वाला बर्थ। आई हैव गोट माई बर्थ रिजर्व। जब भी कोई आप अपनी सीट रिजर्व कर लेते हो, रिजर्व कर लेना कहां पर? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेल। ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं बच्चे। यहाँ पर अपने आपने अपनी सीट को, अपने सीट को जब आपने रिजर्व करवा लिया, यानी कि आपने टिकट बुक करवा ली, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि आपको कौन से कंपार्टमेंट में, वहां पर आपकी सीट बुक हो गई है। तो वही है यहाँ पर, आई हैव गोट माई बर्थ रिजर्व। मैंने अपनी सीट को बुक कर लिया है, यानी कि रिजर्व करवा लिया है, वो वाला वर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बच्चे पास में बैठना। दो वर्ड होते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। ये वाला बिसाइड है के पास, इसका मतलब होता है के पास। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। सिट बिसाइड का मतलब होता है मेरे पास बैठ जाओ। और दूसरा है बच्चे बिसाइड्स, जिसमें एस लग गया है, तो इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त। मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड, पैसे के लिए पैसा और इंटरेस्ट भी साथ में, यानी कि ब्याज भी उसका साथ साथ। के अलावा, पैसे के अलावा ब्याज भी तो लग रहा है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए और वहां से सेविंग्स में क्या हो रहा है, पैसे तो आपके सेव है ही, साथ में आपको उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा, पैसे के अलावा इंटरेस्ट ऑल्सो। तो इसका मतलब के अतिरिक्त, पैसे के अलावा, मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर कपड़ा, क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है? आई बॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ। मैंने एक कपड़े, एक पीस, यानी कि मैंने कपड़े का एक पीस खरीदा। कपड़े का एक पीस खरीदना बच्चा क्या होता है? जब कोई कपड़ा, यानी कि पूरा थान में, पूरा बंडल जो होता है उसमें से हम कटवा कर लेते हैं। सपोज हमें 4 मीटर्स 5 मीटर्स में अपना कमीज सिलवाना है, अपना पैंट सिलवाना है, तो उसके लिए हमने एक बड़ा सा बंडल है, उसमें से हमने कपड़े को कट करवा के लिया है, कट
कट करवा लिया, उसमें से हम ले आए, तो उसको बोलते हैं क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्लोथ्स, वो होते हैं रेडीमेड कपड़े। रेडीमेड कपड़ों को हम क्लोथ्स बोलते हैं, सिले हुए कपड़े। पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लो। और यहाँ इसका मतलब है आई बॉट ए पीस ऑफ क्लोथ, मैंने कपड़े का एक पीस खरीदा, सिर्फ एक पीस की जरूरत थी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज जब कभी भी अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, वो अपना कपड़े सिलवाती हैं, सूट सिलवाया, नीचे उसने लाइनिंग भी लगवाई है, तो लाइनिंग के लिए वो एक बड़ा सा बंडल होता है, उसमें से कटवा के लेके आएंगे, है ना। तो वही ऐसे अगर किसी को प्रिंटेड सूट चाहिए या कैसा भी कपड़े चाहिए, तो वो बड़ा बड़ा बंडल होता है, उसमें से कटवाते हैं, तो वो क्लॉथ होता है। और अगर रेडीमेड कपड़े हैं तो क्लोथ्स। डिफरेंस बिटवीन विद देम, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, ये होता है कपड़ा और ये होते हैं कपड़े, यानी कि सिले हुए कपड़े। क्या होते हैं ये? सिले हुए कपड़े। पुट ऑन योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहन लो। पुट का मतलब होता है बच्चे पहन लो, अपने कपड़े पहन लो। ऐसे, ओके। नेक्स्ट है बेटा साइट, कहना। ही हैज साइटेड 10 times फ्रॉम, यानी कि साइट का मतलब है किसी भी चीज को उच्चारण करना, बोलना, साइट करना। ये भी साइट का मतलब होता है उसने 10 times बोला। ही हैज साइटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव का यूज हो रहा है, हैज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, और ये हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो यानी कि उसने 3 times 10 times बोला। साइट का मतलब होता है स्थान। द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड, इस बिल्डिंग की ये जो साइट है, कहते हैं साइट पे गया हुआ है पर्सन। साइट मतलब यानी कि वो स्थान, वो जगह, वहां पर गया है। तो साइट पर जाना ही जगह का नाम, उस साइट को हम, उस जगह को ही साइट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये बिल्डिंग की जो साइट है, ये वो होती अच्छी है। द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड। डेजर्ट, डेजर्ट्स क्या होता है बच्चे? ऑरेंजेस आर ए कॉमन डेजर्ट्स इन इंडिया, ऑरेंज जो है कॉमन डेजर्ट्स हैं भारत में, कॉमन डेजर्ट्स हैं। और एक डेजर्ट होता है मरुस्थल, दोनों में ही स्पेलिंग में देखो बच्चे, आपको स्पेलिंग देखनी है यहाँ पर। ये भी देखो एक बार यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, क्लोथ है पूरा सेम है, यहाँ पर ये वाला जो क्लोथ है बेटा, ये है कपड़ा, यानी कि जिसमें से हमने एक कपड़ा लिया, कपड़ा है, और इसको हम ईएस लगा देंगे, रेडीमेड कपड़ा हो जाएगा, सिले हुए कपड़े हो गए। ऐसे ही ये साइट है, कहना, उच्चारित करना, ठीक है, और ये भी साइट है। अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट डिफरेंस क्या है? ये है उच्चारित करना, उच्चारण करना, और ये है किसी जगह को ही हम साइट बोलते हैं। ओके, से बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स के बारे में अगर बात करें, वो जगह जगह बिल्डिंग्स बना देते हैं और कहते हैं साइट पर गया पर्सन, तो वही वाली वो साइट होती है। ओके, ऐसे बच्चे यहाँ पर डेजर्ट है। अब ये है यहाँ पर, ये है डेजर्ट। अब ये डेजर्ट जो है, ये कह रहा है कि ऑरेंजेस जो है आर ए कॉमन डेजर्ट इन इंडिया, भारत में ऑरेंज जो है कॉमन सी डेजर्ट है, सब जानते हैं। लेकिन अगर इसमें से हमने एक एस को हटा दिया, इसको, तो हमने सिर्फ लिखा DESERT, तो क्या हो गया? रेगिस्तान, मरुस्थल। दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, और अगर हम कहेंगे देयर इज ए लार्जेस्ट डेजर्ट इन राजस्थान, राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके, वहां पर धूल उड़ती है बच्चे, राजस्थान में दूर दूर तक पानी नहीं होता। अगर वहां पर सिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं? तो वहां पर ऊंट को बोलते हैं ना, कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो यानी के
उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो ऐसे ही बेटा ये जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये वही वाला वर्ड है। दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ड्यूल। ड्यूल होता है दोहरा, यानी कि डबल। ड्यूल गवर्नमेंट इज फुल ऑफ करप्शन, यानी कि जो एक दोहरी सरकार है ये बिल्कुल पूरी करप्टेड है। जो ये संगठन की जो सरकार है, ड्यूल गवर्नमेंट इज फुल ऑफ करप्शन। इस तरीके से, यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट इज फुल ऑफ करप्शन का मतलब होता है ये सरकार जो है हमारी, दोहरी सरकार है, ये करप्टेड है। और दूसरा जो ड्यूल है, ये द्वंद्व युद्ध होता है, दंती युद्ध नहीं है, द्वंद्व युद्ध है बच्चे, द्वंद्व युद्ध। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन ड्यूल, ये दूसरा वाला वर्ड है, वो उसमें लगा हुआ है DUAL और यहाँ पर है DUEL। उसने द्वंद्व युद्ध में अपनी लाइफ को ही खो दिया, यानी कि वो अपनी लाइफ से ही बाय बाय कह दिया। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन ड्यूल। यहाँ पर युद्ध यानी कि द्वंद्व युद्ध आपने सुना होगा महाभारत में, जब बलराम ने द्वंद्व युद्ध किया था, किसके साथ किया था? द्वंद्व युद्ध हुआ था बच्चे, उस जगह पर, वो अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। और बलराम के साथ में जब द्वंद्व युद्ध हुआ, किसका हुआ था? शायद से दुर्योधन के साथ हुआ था। तो उसमें उसकी लाइफ को, यहाँ पर उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगी यहाँ पर, लेकिन अगर इसकी बात करें ही लॉस्ट हिज लाइफ इन ड्यूल, तो किसी की अगर कहीं पर द्वंद्व युद्ध हो रहा है, लड़ाई, योद्धा जो जो आपस में लड़ते हैं, वहां पर किसी एक की मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है एलिजिबल, उपयुक्त। एलिजिबल का मतलब होता है यानी कि तुम किसी काम को करने के लिए लायक, एबिलिटी है आपके अंदर। ओके, आप उस काम को करने के लायक हो, एलिजिबल हो, जो पढ़ाना जो पढ़ाना जा सके। उपयुक्त, यू आर एलिजिबल टू टेक द एग्जाम, यानी कि तुम इस एग्जाम को देने के लायक हो, अभी तुम्हारी एज है, एलिजिबल हो। कई बार ऐसा होता है बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं कि एज हमारी निकल गई, एज अभी हमारी निकल गई है, तो कहते हैं यार मैंने तो बहुत प्रिपरेशंस की थी, तो मैं तो इसके बारे में जानती ही नहीं थी कि इसकी एज ही मैटर करती है। तो वहां पर कहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बट जिसकी एज है और उसके लिए अगर हम बोलेंगे तो यू आर एलिजिबल टू टेक द एग्जाम, यहां पर उस तरह के लिए हम बोलते हैं सेंटेंस को। ये है बच्चे एलिजिबल, ये जो है यानी कि उसकी राइटिंग इललेजिबल है। इललेजिबल का मतलब होता है बहुत ही गंदी, डर्टी जो राइटिंग होती है, उसके लिए इललेजिबल यूज करते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज इललेजिबल, यानी कि बहुत गंदी है हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ज्यादा गंदी है, जो पढ़ा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके, यानी कि घसीटे मारती ऐसे, घसीटे वाली, घसीटे वाली जो राइटिंग होती है। ओके, अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है बेटे फेयर। फेयर का मतलब होता है अच्छा, क्या अच्छा? हिज वर्क इज फेयर। कई बार हम बच्चों को लिखते ना गुड, एक्सीलेंट, फेयर, तो इस तरीके से वही वाला फेयर। फेयर दो होते हैं, एक मेला भी होता है, वो वाला नहीं, यहाँ फेयर का मतलब अच्छा। ओके, हिज वर्क इज फेयर। और नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर ये वाला फेयर है, यहाँ पर किराया। द बस फेयर विल गो हाई सून, कह रहे हैं कि बस का किराया जल्दी ही ज्यादा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। द बस फेयर विल गो हाई सून, बढ़ जाएगा। ओके, तो यहां पर है ये किराया, क्या है इसका मतलब? किराया, इसका मतलब है बेटा ये किराया।
और ये है हमारा अच्छा। ओके, नेक्स्ट है बेटा फ्ली, खटमल। आपने कभी सुना होगा खटमल, मैंने तो सुना है भाई, खटमल वर्ड जो है मैंने सुना है, लेकिन वो अपने होम टाउन में सुना है। मेरे होम टाउन में वैसे वाली जो बेड होते हैं कि उसे एक जगह से दूसरे जगह पे उठाकर इजीली रख लेते हैं, तो उसमें कई बार छोटे छोटे जो कैसे एक इंसेक्ट्स टाइप में हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड खटमल। उनको हिंदी में खटमल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फ्ली, यानी कि फ्लीज आर वेरी ट्रबलसम। और यार अगर उसमें बच्चों आप सो जाओ या बैठ जाए तो वो काटने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं, तो कहते हैं फ्लीज आर वेरी ट्रबलसम, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो वाला फ्ली होता है बेटे भागना, ही मस्ट फ्ली टू सेव हिमसेल्फ, उसे भाग जाना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। फ्ली का मतलब होता है भागना, उसे अपने आप को बचाने के लिए भाग जाना चाहिए। तो ये है यहाँ पर इस तरीके से। अब आता है बच्चे गेट। गेट डू यू नो अबाउट, इजीली आप जानते हो कि ओपन द गेट, दरवाजा खोल दो, सभी बच्चे जानते हैं और सबको ही पता है, बहुत इजी है, दरवाजा खोल दो, सभी जानते हैं। लेकिन जो दूसरा गेट है उसका मतलब होता है चाल, किसी की चाल इतनी अच्छी है कि मन को भा जाती है, कोई इतने अच्छे से चलता है। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहते हैं ना चाल हो तो मोरनी जैसी, सॉन्ग में भी सुना होगा, सॉन्ग में सुनते हैं ना मोरनी जैसी चाल, तो वही चाल बच्चे, तो चाल इतनी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कैसे चलते हैं। गेट होती है चाल, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल अलग है और दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, गेट गेट। गेट, हर गेट इज फाइन, उसकी चाल अच्छी है। यहाँ पर ये यानी कि जब वो चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से। वो कोई कोई तो इतने अच्छे से चलता है और कोई ऐसे चलता है कि देखकर भी भद्दा लगता है। नेक्स्ट है बच्चे हॉर्ड। हॉर्ड होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, माइजर वेस्ट हिज एनर्जी इन होर्डिंग मनी। जो कंजूस लोग होते हैं वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, किसमें, पैसा इकट्ठा करने में। कंजूस लोग पैसा इकट्ठा करने में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल लीजिए, पैसा बचाने से कभी पैसा बचता है, नहीं ना, पैसा कमाना पड़ता है। तो वही एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ बच्चों, पैसा नहीं बचाना पर उसको डबल कमाना। बचाने से कभी आज तक नहीं बचा, लेकिन अपने अंदर इतनी, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल पावर होनी चाहिए कि आप उस पैसे को 4 गुना कमा लो, 10 गुना, 1000 गुना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत, मेहनत करो, कंजूसी नहीं। तो ऐसे बच्चे यहाँ लिखा है कि माइजर वेस्ट हिज एनर्जी इन होर्डिंग मनी, वेस्ट है, पैसा बचाने से कभी नहीं बचता है, ये तो वेस्टिंग है। तो लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कंजूस लोग अपना जो अपनी एनर्जी है वो पैसा जमा करने में, इकट्ठा करने में ही वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटे हॉर्ड। हॉर्ड होता है समूह। ए हॉर्ड ऑफ हुनास अटैक्ड इंडिया। हुनास जो था, एक पूरा एक समूह था हुनास लोगों का, उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया। ए हॉर्ड ऑफ हुनास अटैक्ड इंडिया, यानी कि उन लोगों ने, हुनास के लोग जो थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। अटैक का मतलब था हमला करना। नेक्स्ट है आइस। आइस और स्नो। देखिए बच्चे, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आइस और स्नो में क्या फर्क होता है। आइस भी बर्फ है, स्नो भी बर्फ है, तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए बच्चे, आइस जो होता है, जो हम घर में या फैक्ट्रियों में जमा लेते हैं, ठीक है, आइस को या यूं कहिए कि मैन मेड, हम जैसे कि अपने फ्रिज में जमा ली, वही तो होता है, या फिर फैक्ट्रियों में भी मशीनों के द्वारा बन जाती है, उसको हम
आइस यानी कि बर्फ कहते हैं। स्नो क्या है? जो नेचुरल होता है, नेचुरल रिसोर्स है, पड़ती है बर्फ अकॉर्डिंग टू सीजन, उसको हम स्नो कहते हैं। जो हिमपात हो रहा है, बर्फ पड़ना, स्नो पड़ना, स्नोफॉल हो रहा है। सपोज यू वेंट टू द शिमला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इन सच काइंड ऑफ द प्लेसेस, ऐसे कुछ जगह पे गए जहां पर स्नोफॉल होता है। तो वहां पर स्नोफॉल होना वो नेचुरल पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चे। आइस बर्फ होती है, स्नो हिम होता है। स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स, स्नोफॉल्स कहाँ होता है? माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर होता है, यहाँ पर नहीं होता। तो दोनों में फर्क है ना। एक तो हमने घर में जमाया, मशीनों में बनाया, मशीनों से बनाया, एक होता है नेचुरल। तो स्नोफॉल्स हो गया। तो इस तरीके से बच्चे, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। लेकिन आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर और करना बिल्कुल मत भूलना है बच्चों। और आपको अगर सब्सक्राइब करते तो आपको न्यू नोटिफिकेशन हर वीडियो से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, और जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये सभी आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ओके बच्चों।